वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 101 के मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं और वो भी न्यू सिलेबस के मुताबिक। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। अब ये पूरा कोर्स, पूरा सब्जेक्ट ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? अब अकाउंटिंग की जो है वो बहुत सी ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गई और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई। अब जो बेसिक जो अकाउंटिंग होती है उसकी शुरुआत ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग से होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस। इसके अंदर क्या है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए रिकॉर्ड किया जाता है, समराइज़ किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है बिज़नेस की। और ये सब किस तरीके से करते हैं? जनरल जर्नल के ज़रिए, लेजर के ज़रिए, ट्रायल बैलेंस के ज़रिए, और आखिर में क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बनाए जाते हैं। और इसके पर्पज़ की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि आपको बताया भी गया इसकी डेफिनेशन के अंदर, कि रिकॉर्ड करते हैं हम, जनरल जर्नल बनाते हैं इसीलिए ताकि हम रिकॉर्ड करें। और रिपोर्ट किया जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन, ताकि इन्फॉर्म किया जाए स्टेक होल्डर्स को, सपोर्ट डिसीजन मेकिंग की जाए। अब ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही होती हैं ताकि डिसीजन मेकिंग की जा सके। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इस्तेमाल तो एक्सटर्नल यूज़र्स भी करते हैं, यानी कि जो बाहर के लोग होते हैं वो भी देखते हैं कंपनीज़ की स्टेटमेंट्स को और देख के अंदाज़ा करते हैं कंपनी के बारे में या कोई भी बिज़नेस है उसके बारे में। और अकाउंटिंग सिंपली अगर हम बात करें, अकाउंटिंग वैसे सिंपली क्या है? अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ अ बिज़नेस। कारोबार की ज़बान को हम अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे इंसानों की अपनी ज़बानें होती हैं मुख्तलिफ, कंप्यूटर की ज़बानें होती हैं जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं, तो बिज़नेस की जो ज़बान है वो अकाउंटिंग हम कहते हैं उसको। और इसी से हमें जो है वो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है स्टेक होल्डर्स को। अच्छा, अब जो स्टेक होल्डर्स आपको बताए गए थे उसके अंदर जो है वो कौन कौन आ जाते हैं? ऑनर्स आ जाते हैं, ख़ुद जिनका बिज़नेस है। इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिज़नेस में, वो भी, उनको भी पता चलता है बिज़नेस के बारे में। क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे कर्ज़े पे सामान उठाया होता है, इनके डेट के ऊपर, यानी उनको पेमेंट करनी होती है। और इसके अलावा रेगुलेटरी अथॉरिटी भी होती है और इसमें गवर्नमेंट के इदारे भी इसमें आ जाते हैं। अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस के तौर पे सर्व करता है, जो कि आपको बताया गया। और इसी से डिसीजन मेकिंग होती है और कंप्लाइंस होता है लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ। अब जो लीगल रिक्वायरमेंट है, जो कानूनी तौर पे रिक्वायरमेंट है, वो भी इसी की वजह से ही मुमकिन हो पाती है। अब जो प्रॉपर अकाउंटिंग जहाँ नहीं होती तो वहाँ पे कई सारी जो वो लीगल रिक्वायरमेंट भी ऐसे बिज़नेस नहीं पूरी कर पाते। बिज़नेसेस को ज़रूरत होती है अकाउंटिंग, ताकि वो ट्रैक कर सकें परफॉर्मेंस, मैनेज करें रिसोर्सेज और इंश्योर करें ट्रांसपेरेंसी। अब जो की यूज़र हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, उसके अंदर अगर हम देखें तो उसमें इंटरनल मैनेजमेंट है और एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ और लेंडर्स वगैरह भी आ जाते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की अब हम बात करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझना। उसके अंदर एसेट्स आ जाते हैं। एसेट्स से मुराद वो रिसोर्सेज जो बिज़नेस की मिल्कियत में होते हैं। अब इसमें कोई भी रिसोर्सेज आ सकते हैं, इसमें कैश भी आ जाता है और इवन कि इसमें मशीनरी भी आ जाता है, इसमें व्हीकल, गाड़ियाँ वगैरह भी आती हैं, कोई प्रॉपर्टी है, लैंड है, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। लाइबिलिटीज़ हैं जो एसेट्स के अपोजिट हम कह सकते हैं। ऑब्लिगेशंस जो होती हैं दूसरों, मतलब इनके ऑनर्स के ऊपर जो, या बिज़नेस के ऊपर जो एक्चुअली बिज़नेस के ऊपर जो ऑब्लिगेशन होती है वो होती है, उसको लाइबिलिटीज़ जो है वो कहा जाता है। और लाइबिलिटीज़ जब होगी तो बिज़नेस बेनिफिट प्रोवाइड करेगा दूसरे को। एसेट से बेनिफिट मिलता है बिज़नेस को, जबकि लाइबिलिटी से दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा कैपिटल आ जाता है। कैपिटल जो कि ऑनर्स की इन्वेस्टमेंट होती है, जो ऑनर ने इन्वेस्ट किया है वो कैपिटल के अंदर आता है। एक्सपेंसेस होते हैं जो कि कॉस्ट आती है, इनकर्ड, जो रेवेन्यू जनरेट करते वक्त जो कॉस्ट आती है उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। और इनकम होती है जो कि अर्निंग आ रही होती है ऑपरेशन से। और अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि फाउंडेशन होती है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम आज के दौर में जो है वो चलता है, पहले कभी सिंगल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम चला करता था। और जो छोटे बिजनेस होते हैं उनमें तो अभी भी सिंगल एंट्री चल सकता है, लेकिन जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वहाँ पर डबल एंट्री के बगैर पॉसिबिलिटी नहीं है। इसकी बुनियाद अगर हम देखें तो वो होती है अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, या फिर कुछ बुक्स में आपको ऑनर्स इक्विटी भी दिखाई देगा, तो तकरीबन एक ही बात होती है। ऑनर्स इक्विटी ज़्यादा ब्रॉड टर्म होती है,
अब ये क्वेश्चन जो है इसके मुताबिक अगर हम देखें तो एक मेंटेन रहता है बैलेंस जो है फाइनेंशियल रिकॉर्ड में है, एसेट हमेशा बराबर होगा लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी के। और अगर एक एग्जांपल हम देखें, यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि एक शॉप ऑनर जो है वो शॉपकीपर जो है उसने इन्वेस्ट किया है 1 लाख जो है एक न्यू शॉप के अंदर, तो उसका अमाउंट जो है वो कैपिटल बन जाता है 1 लाख क्या बन गया कैपिटल। और उसने परचेज़ किए फर्नीचर 20,000 के, और इसके अलावा स्टॉक जो है उसकी वर्थ है 60,000, और जो बकिया 20,000 बचे वो बचे एज अ कैश। तो अब ये तीनों अमाउंट जो है वो मिलके 1 लाख के जो है वो जो उसने इन्वेस्ट किया है उसके बराबर हो गया। 1 लाख जो उसने इन्वेस्ट किया है, 20,000 कैश का, और इसके अलावा 60,000 जो है वो स्टॉक का, और 20,000 जो है वो फर्नीचर का। तो अब क्या है कि दोनों साइड जो है वो बराबर हैं, एसेट साइड बराबर हुई यहाँ पे कैपिटल के। अच्छा, अब यहाँ पर तो एसेट साइड कैपिटल के बराबर हो रही है, लेकिन फिर लाइबिलिटीज़ कहाँ गई? लाइबिलिटीज़ भी आती हैं। लाइबिलिटीज़ तब आती हैं जैसे कि सामान उठाया है कहीं से और उसकी पेमेंट नहीं की, तब सामान एक तरफ एसेट भी बढ़ जाएगा और एक तरफ लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। इस तरीके से जो है वो लाइबिलिटीज़ भी ऐड होती जाती हैं। नाउ द रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब रिकॉर्डिंग की बात करते हैं हम। सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। सोर्स डॉक्यूमेंट्स से मुराद कहाँ से आ रही है इन्फॉर्मेशन, सोर्स कहलाई जाती है। सोर्स का वर्ड जो है वो और भी फील्ड्स में यूज़ किया जाता है, और भी जगहों पे, जैसे कि हिस्टोरिकल सोर्सेज की हम बात करते हैं कि हिस्ट्री कहाँ से ली जा रही है। सो रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है इसकी शुरुआत होती है सोर्स डॉक्यूमेंट से, जो कि एविडेंस के तौर पे होते हैं ट्रांजैक्शंस का। कोई ना कोई एविडेंस तो होगा अगर ट्रांजैक्शन हुई है, ये अपनी तरफ से तो नहीं लिखा जाएगा ना। और कॉमन सोर्सेज अगर हम देखें तो उसके अंदर जो है वो इन्वाइसेस हैं, रिसीट्स हैं, कैश हैं, कैश मेमोज हो गए, चेक्स हो गए, और पे इन स्लिप्स वगैरह होती है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करते हैं कि ऑथेंटिक है और एक्यूरेसी है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के अंदर। अब जैसे ही आप परचेज़ करते हैं गुड्स सप्लायर से, जैसे कि 15,000 का आपने किया, इनवाइस इशू होगी, और सप्लायर था सपोज मेट्रो था, तो इनवाइस इशू होगी मेट्रो की तरफ से, वो जो एक प्रूफ होगा ट्रांजैक्शन का, और ये इनवाइस फिर इसको यूज़ किया जाएगा रिकॉर्ड करने के लिए जो परचेज़ है अकाउंटिंग बुक के अंदर। सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से एरर्स को रोका जाता है, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की वजह से एरर्स रोका जाता है, ऑडिट के अंदर भी सपोर्ट मिलती है। और इसके अलावा कंप्लाइंस होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जैसे कि IFRS है या गैप है। और ये हेल्प भी करते हैं ट्रेस करने में जो ट्रांजैक्शन है उसके ओरिजिन से, कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, जो कि ज़रूरी होता है डिस्क्रिपेंसीज को रिजॉल्व करने में। सो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पहला स्टेप होता है मेंटेन करने में जो रिलायबल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही बेस बनता है जर्नलाइजिंग के लिए। जर्नल्स बनाए जाते हैं और लेजर्स के अंदर पोस्ट किया जाता है। जब जर्नल बन गया उसके बाद लेजर के अंदर पोस्टिंग की जाती है उसी इन्फॉर्मेशन को, और उसके अलावा इंश्योर किया जाता है कि रिलायबल रिकॉर्ड्स हो, जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें रिलायबिलिटी पाई जाए। नाउ डी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अब इसको समझते हैं अच्छी तरीके से। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो कि आज के दौर में फॉलो किया जाता है जिस मेथड को। ये एक फंडामेंटल जो है वो प्रिंसिपल है अकाउंटिंग के अंदर, और इंश्योर करता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ एटलीस्ट 2 इफ़ेक्ट। अब हर ट्रांजैक्शन के 2 इफ़ेक्ट होते हैं, इसी वजह से इसको डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। और बैलेंस होता है अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हमेशा डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर आती है। आप देखते हैं कि डेबिट साइड, हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है और वो इक्वल अमाउंट होता है। जो गोल्डन रूल्स हैं अकाउंटिंग के, वो गाइड करते हैं इन एंट्रीज़ को। और अब ये कि एसेट जो है, अब इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है वो ये कि एसेट जो है वो इंक्रीज़ होता है डेबिट साइड पे, जबकि लाइबिलिटीज़ जो है वो क्रेडिट पे इंक्रीज़ होती है। एक्सपेंस भी एसेट की तरह है जो कि डेबिट पे इंक्रीज़ होता है, और इनकम क्रेडिट के ऊपर। तो इन एसेट और एक्सपेंस या EA से आप याद रख सकते हैं इसको, EA स्पोर्ट से। तो ये जो है एक्सपेंस और एसेट जो है ये इंक्रीज़ हो रहे हैं डेबिट की तरफ, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो क्रेडिट की तरफ इंक्रीज़ होती है। लाइबिलिटीज़ हो गए और इनकम हो गया, या फिर और भी कोई चीज़ हो तो। अच्छा, अब जो है वो ये सिस्टम जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक्यूरेसी भी, और रोकता है फ्रॉड को।
एक सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज़्म के ज़रिए जब बैलेंस होगा तो उसके ज़रिए हमें पता चल जाएगा कि जो है वो कोई फ्रॉड नहीं है। नाउ द जर्नलाइजिंग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, अब इसके बारे में बात करते हैं। जर्नलाइजिंग असल में क्या है, इससे मुराद प्रोसेस होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, किसके अंदर, जर्नल के अंदर। जो जनरल जर्नल वगैरह होते हैं इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि ओरिजिनल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री उसको कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले उसी में रिकॉर्ड किया जाता है। और रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, यानी कि जो पहले आया वो पहले, जो बाद में आ रहा है वो बाद में, इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। एक कंप्लीट हिस्ट्री हमें देखने में आती है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की, एक पूरी हिस्ट्री वहाँ पे आ जाती है। हर जर्नल एंट्री जो होती है अगर हम उसको देखेंगे तो उसके अंदर हमें दिखाई देगा, उसकी डेट है, उसके पार्टिकुलर्स होते हैं, उसमें थोड़ी ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है पार्टिकुलर्स में। इसके अलावा डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट जो कि आपस में बराबर होता है, और एक ब्रीफ नरेशन होती है जो कि थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन कर रही होती है, थोड़ा सा कॉन्साइसली तौर पर एक्सप्लेन कर रही होती है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके की होती है कि अगर गुड्स जो है उनको सेल किया गया, 8,000 के जो उनको क्रेडिट पे अगर हम सेल कर रहे हैं तो, और सेल कर रहे हैं किसको, हम अली को सेल कर रहे हैं सपोज़ करें हम, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अली अकाउंट जो है वो हो जाएगा डेबिट हो जाएगा हमारे पास, और क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास सेल्स अकाउंट जो है। इस तरीके से जो है वो एंट्री बनाई जाएगी, और 8,000 भी आगे हम लिख देंगे, क्योंकि अब अली जो है वो ओ करता है बिज़नेस को 8,000 रुपये। ओ जो है वो ऑन का अपोजिट है, यानी कि अब वो मकरूज़ है, एक्चुअली वो मकरूज़ है, उसको सामान मिला है किस पे, क्रेडिट के ऊपर मिला है। तो जर्नल जो है वो क्रूशल होते हैं बिकॉज के ये सर्व करते हैं फर्स्ट पॉइंट जो है रिकॉर्डिंग का, सबसे पहले इन्हीं में रिकॉर्ड किया जाता है, और उसके बाद ही फिर जो है वो लेजर के अंदर पोस्टिंग जो है वो की जाती है, और ये हेल्प करते हैं मेंटेन करने में एक्यूरेसी, और प्रोवाइड करते हैं क्लियर जो है वो ऑडिट ट्रायल भी। प्रॉपर जर्नलाइजिंग इंश्योर करता है फाइनेंशियल डेटा के सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज हो, जो कि ईजियर बनाता है प्रिपेयर करने में लेजर, ट्रायल बैलेंसेज और अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो नाउ दी लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, अब लेजर और ट्रायल बैलेंस की हम बात करते हैं। जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती है जर्नल में, उसके बाद उनको पोस्ट किया जाता है लेजर के अंदर, पोस्टिंग की जाती है, और जिसमें ऑर्गेनाइज़ किया जाता है अकाउंट वाइज। अब जनरल लेजर में क्या होता है कि आप देखते हैं कि अकाउंट वाइज होता है, और उसके अंदर टी फॉर्मेट भी आता है जो कुछ इस तरीके का होता है, इसको टी की तरह होता है ये, इसलिए इसको टी फॉर्मेट कहा जाता है। हर अकाउंट जो लेबर का उसको रिप्रेजेंट किया जाता है टी फॉर्मेट में, जो कि शो करता है डेबिट जो है, एक तरफ डेबिट है और एक दूसरी तरफ जो वो क्रेडिट होता है। और ये प्रोसेस हेल्प करता है मूवमेंट जो होती है हर अकाउंट की वक्त के साथ। जब तमाम एंट्रीज जो है वो पोस्ट हो जाती हैं तो फिर जो है ट्रायल बैलेंस की तरफ मामला जाता है। जब लेजर के अंदर तमाम अकाउंट्स का हमने निकाल लिया कि कितना कैलकुलेशन कर ली हमने, तो फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और फिर ट्रायल बैलेंस जो है वो उसमें लिस्ट दी जाती है तमाम लेजर बैलेंसेस की, ताकि टोटल डेबिट के साथ टोटल क्रेडिट को वेरीफाई किया जाए, और ट्रायल बैलेंस से भी मिस्टेक्स को पकड़ा जा सकता है, और उसको बनाने का मकसद ही यही है। तो ट्रायल बैलेंस इंश्योर करता है अरिथमेटिक एक्यूरेसी को, तमाम एरर्स तो ये डिटेक्ट नहीं करता, ऑब्वियसली बात है इसकी जो है वो लिमिटेशन है, लेकिन अरिथमेटिक एक्यूरेसी जो है इसके ज़रिए चेक की जा सकती है। सो नाउ द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स असल में करते हैं क्या है कि समराइज़ करते हैं जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है और जो पोजीशन होती है एक बिज़नेस की। ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो कैलकुलेट करता है ग्रॉस प्रॉफिट जो है। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है जब शुरू में एक प्रॉफिट निकालते हैं हम, उसमें क्या होता है कि डिटेक्ट किया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेल में से हम माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल जो हुई उससे जितना भी पैसा आया उसमें से हमने उस ख़र्चे को माइनस कर दिया, जो हमारी सामान जो हमने ख़रीदा था, जो बेचा है सामान, उसको उसका वो जितने में था वो उसको हमने माइनस किया, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो ये जो है डिटरमाइन करता है नेट प्रॉफिट, और उसमें फिर डिडक्ट किया जाता है ऑपरेटिंग इन एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट से। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो निकालते हैं, और फाइनली जो है वो बैलेंस शीट बनाई जाती है, प्रेजेंट करती है फाइनेंशियल पोजीशन, किस तरीके से इसके अंदर एसेट्स आ जाते हैं, लाइबिलिटीज़ आ जाती है, कैपिटल आ जाता है, यानी कि जिसको हम ऑनर्स इक्विटी भी हम कहते हैं। कई जगहों पे आपको ऑनर्स इक्विटी लिखा हुआ दिखाई देगा।
तो बैलेंस शीट में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। अब इंपॉर्टेंस की हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो ये हेल्प करता है स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर्स में ऑनर भी हो सकते हैं और कुछ बाहर के लोग भी हो सकते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स वगैरह हो गए। वो इवेल्युएट करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या चल रही है, कितनी प्रॉफिट है फर्म का, लिक्विडिटी कितना है, कितना कैश पड़ा हुआ है। अब प्रॉफिट में तो है फर्म, लेकिन कैश फंसा हुआ है, पेमेंट्स फंसी हुई हैं, तो लिक्विडिटी बहुत ख़राब है, सॉल्वेंसी है, और अब बिज़नेस चल भी सकता है, आगे नहीं चल सकता। तो इन तमाम चीज़ों से गाइड मिलता है बिज़नेस को। सो बैंक रेकन्सिलेशन स्टेटमेंट की अब बात करते हैं, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसकी। सो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो होता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है रेकन्साइल करने के लिए। इसके नाम को अगर हम गौर से देखें तो क्या है, रेकन्साइल किया जा रहा है। एक तरह से हम दोनों का फ़र्क जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। किसके दरमियान? जो बैंक बैलेंस आता है कैश बुक का और जो बैंक स्टेटमेंट में आता है, अब दो चीज़ें बनाई जाती हैं। एक बैंक बुक या कैश बुक बनती है और एक तरफ बैंक स्टेटमेंट बनता है। सो कैश बुक होती है और एक बैंक स्टेटमेंट बनता है। अब अपने हम जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने पास अलग एक रिकॉर्ड रखती हैं कैश बुक की फॉर्म में, और एक बैंक स्टेटमेंट बनता है बैंक जो प्रोवाइड करता है। आप में से जिनका भी बैंक अकाउंट है उनको पता होगा बैंक स्टेटमेंट जो है वो क्या होता है, या फिर आप में से किसी के घर में अगर किसी का भी है तो आपको पता होगा कि बैंक स्टेटमेंट से पूरा रिकॉर्ड जो है वो पता चल जाता है। ये जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं बैंक अकाउंट के अंदर, तो एक एक चीज़ का जो है वो डिटेल उसमें आ जाती है सामने कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस जो है वो हुई हैं बैंक स्टेटमेंट के ज़रिए। और आज के दौर में तो हमें ऑनलाइन भी बैंक स्टेटमेंट जो है वो मिल जाता है। तो अब बैंक स्टेटमेंट से जो है वो और एक तरफ कैश बुक जो है, इन दोनों के दरमियान जो है वो जो फ़र्क आता है, कंपनी ने अपने पास रिकॉर्ड किया कि हमारे बैंक में इतना पैसा पड़ा होना चाहिए, और फिर बैंक स्टेटमेंट जब आता है तो देखते हैं कि उसके अंदर तो कुछ और बैलेंस शो हो रहा है। तो उसी डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, बैंक्स रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो बनाया जाता है। अब उसकी कई सारी वजूहत होती हैं डिफरेंसेस आने के, जैसे कि चेक इशू तो हुए लेकिन क्लियर नहीं हुए। इशू हो गया चेक लेकिन क्लियर नहीं हुआ, कंपनी ने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया उसको क्लियर हो गया लेकिन वो नहीं हुआ। बैंक ने कोई चार्जेस डिटेक्ट कर लिए, बैंक के चार्जेस भी चेंज होते रहते हैं अक्सर, गवर्नमेंट भी कोई ना कोई हमारे यहाँ हम देखते हैं कि टैक्स भी लगाती रहती है, तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, तो हमें नहीं पता चलता कि वो ऐसा हुआ है। इसके अलावा डिपॉज़िट किसी ने हमारे कस्टमर ने अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया और बाद में हमें पता चला कि कस्टमर ने पेमेंट की है। और इसके अलावा कुछ एरर्स भी आ सकते हैं, हमने जो रिकॉर्ड किया था उसमें कोई ना कोई एरर भी आ सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बैंक की तरफ से भी कोई ना कोई एरर आ सकता है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी होती है। तो ये तमाम वजूहत होती है जिसकी वजह से, और इसी वजह से जो है वो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो बनाया जाता है। तो अब एक एग्जांपल दी गई है कि कैश बुक शो कर रही है, जो अपनी कैश बुक बनाई गई है 20,000 रुपीज़ की, जबकि बैंक स्टेटमेंट जो वो 80,000 शो कर रहा है बैलेंस। बैंक कैश बुक के मुताबिक 20,000 होने चाहिए थे हमारे बैंक अकाउंट में, लेकिन बैंक स्टेटमेंट कह रहा है कि 18,000 है। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है क्यों आ रहा है? 2,000 जो है वो बैंक ने चार्जेस डिटेक्ट कर लिए और उसका पता नहीं था। तो ऐसा होता है, ये एक नॉर्मल सी बात है। जिन आप में से जिन्होंने बैंक अकाउंट जिनके पास है या देखा है बैंक अकाउंट, तो वो जानते हैं कि ऐसा एक कॉमन सी चीज़ है ऐसा होना। सो इम्पोर्टेंस की हम बात करें, सो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो वो हेल्प करता है एरर्स में भी या फिर फ्रॉड में भी। अक्सर हमारे यहाँ हम देखते हैं कि कई सारे जो है वो देखने में आता है, फ्रॉड आता है, और ये ज़रूरी ये बैंक की तरफ से नहीं बल्कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, इलीगल किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि बैंक के अकाउंट से जो है वो पैसे लोगों के चले जाते हैं, या फिर कोई अपना ब्लैक मनी जो है वो दूसरों के अकाउंट में डाल देता है ताकि, और फिर जिनके अकाउंट पे आ जाता है वो फंस जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी बहुत देखने में आती हैं। तो इससे जो है वो एरर्स से भी बचा जाता है और फ्रॉड से भी। और प्रॉपर कैश कंट्रोल जो है वो होता है एक असेंशियल, जो इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज़्म के लिए ज़रूरी होता है ये। सो एक्रुअल अकाउंटिंग की अब अगर हम बात करें तो उसमें ये होता है कि एक्रुअल अकाउंटिंग जो है उसमें रिकॉर्ड किया जाता है इनकम को जब उसको अर्न किया गया, और एक्सपेंसेस जब वो इनकर्ड हुए, रिगार्डलेस के जो कैश फ्लो है। अब एक्रुअल अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है कि इनकम जब अर्न हुई, इनकम अर्न हो गई, आप चाहे उसका हमें पैसा नहीं मिला, हमने सामान बेच दिया, क्रेडिट पे बेच दिया, उसको हम अपनी इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे, पैसा भले ही नहीं आया। सपोज़
50,000 की सेल हो गई और अभी वो पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो वो इनकम हमारी अर्न हो गई, उसको हम अर्न ही कंसिडर करेंगे और उसको हम लिख देंगे इनकम के तौर पे। और इसी तरह से एक्सपेंसेस हमारे, हमने सामान ख़रीदा 50,000 का सपोज़, तो उसको हम एक्सपेंसेस में लिख देंगे, वो भले ही हमने उसकी अभी कैश से पेमेंट नहीं की। सो कैश फ्लो से फ़र्क नहीं पड़ता। यही चीज़ें एक्रोल अकाउंटिंग की, और जो इस कोर्स में आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली एक्रोल अकाउंटिंग ही पढ़ रहे हैं आप। और मैचिंग प्रिंसिपल होता है इसमें ये कि इंश्योर किया जाता है कि रेवेन्यूज़ यानी कि जो इनकम है और जो रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो रिकग्नाइज हो सेम पीरियड के अंदर, सेम अकाउंटिंग पीरियड में एक्यूरेसी के लिए। यानी कि क्या इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि फ़र्क इससे पड़ता है कि वो कब इनकर हुए हैं। जिस महीने ख़रीदा गया सामान वो उसी महीने कंसिडर किया जाएगा, उसी महीने का एक्सपेंस, अब चाहे वो उसकी पेमेंट नहीं हुई। अगर वो सामान दिसंबर में ख़रीदा गया तो उसको दिसंबर की ही पेमेंट कंसिडर किया जाएगा, दिसंबर की ही उसको एक्सपेंस कंसिडर किया जाएगा, चाहे उसकी पेमेंट जो है वो जनवरी में हो, फरवरी में हो, जब भी हो। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल आपको दे दी गई है कि अगर रेंट जो है दिसंबर का उसको पे किया जा रहा है जनवरी में, तो इसको दिसंबर के ही एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया जाएगा, जैसे कि आपको बताया गया, क्योंकि ये उसी पीरियड से रिलेट करता है। वो रेंट था ही असल में दिसंबर का, जनवरी में उसको पे किया गया, तो यही एक्रोल अकाउंटिंग है। एक्रोल अकाउंटिंग का ही कॉन्सेप्ट यही है। सो एक्रोल अकाउंटिंग इसी वजह से अलाइन करता है मैचिंग प्रिंसिपल के साथ और इंश्योर करता है कि रेवेन्यूज़ और रिलेटेड एक्सपेंसेस रिकग्नाइज उस सेम पीरियड के अंदर। और बिजनेस यूजेज हम इसका देखते हैं कि अप्रोच वाइडली यूज़ होती है बिजनेस में, क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है और ये प्रोवाइड करती है मीनिंगफुल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए। Now the provision for doubtful debts and allowable discounts. सो प्रोविज़न जो बनाया जाता है डाउटफुल डेट्स का, ये क्रिएट किया जाता है अकाउंट के लिए ताकि जो एक्सपेक्टेड नन पेमेंट्स होती हैं कस्टमर्स की तरफ से, इंश्योर किया जाता है रिसीवेबल जो है वो ओवर स्टेटेड ना हो, उनको ज़्यादा ना बताया जाए। और अगर एग्जांपल लें तो जैसे कि डेटर अमाउंट जो है वो 50,000 का है और 5% जो है वो कलेक्टेबल एस्टिमेट किया गया, तो 2500 को हम प्रोविज़न के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट करते हुए बेटर एक्सपेंस और क्रेडिट करते हुए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। सो अलाउेबल डिस्काउंट जो होता है उसकी हम बात करें तो इससे मुराद रिडक्शन होती है जिसको ऑफ़र किया जाता है कस्टमर्स को अर्ली पेमेंट्स के लिए, यानी कि उन्होंने जल्दी पेमेंट कर ली इसलिए उनको कुछ डिस्काउंट जो है वो दिया जा रहा है। अब जैसे कि अली जो है उसने उसको 10,000 जो है उसने पे करने थे और उसने जो है वो उसको ऑफ़र किया गया, उसको दिया गया 5% डिस्काउंट, क्योंकि उसने अर्ली पेमेंट कर दी, तो वो पे करेगा 9,500। तो अर्ली पेमेंट की वजह से 500 का जो है वो डिस्काउंट हो जाएगा, 5% हम निकालेंगे, तो 9,500 जो है वो अली ने पे किए। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।